हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी इस नई क्लास में। ये मैं आपके लिए मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जो मैंने पार्ट 1 में मैंने आपको कराया था वो प्रीएम्बल के क्वेश्चन कराए थे। उसमें जो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे वही क्वेश्चन लिए थे जो विगत वर्षों में पूछे गए थे। ठीक है, एग्जाम पेपर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वही मैंने क्वेश्चन लिए थे। और ये जो मैं पार्ट 2 लाया हूँ इसमें मैंने नागरिकता के क्वेश्चन लिए हैं, मौलिक अधिकार के क्वेश्चन लिए हैं और वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो अब तक एग्जाम मतलब की पेपर्स में पूछे गए हैं। जैसे कि एसएससी का हुआ, यूपी तक एससी का हुआ या स्टेट के जो भी एग्जाम हुआ, वो ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए मेरे साथ शुरुआत कीजिए। इस नई क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि हमारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं नागरिकता के। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो इसने पूछा है कि नागरिकता से कौन सा भाग संबंधित है। तो कौन सा भाग संबंधित है? तो भाग 2 संबंधित है इससे नागरिकता से। तो हमारा जो भाग 2 है वो किससे है? भाग 2 किससे है? नागरिकता से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से। देखो, भारतीय संविधान का भाग 2 हमारा क्या कहता है? नागरिकता से संबंधित है। लेकिन इसमें क्या है? हमारे आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स 5 से कितने? 5 से 11 तक जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? वो नागरिकता से संबंधित है। 5 से 11, 5 हुआ, 6, 7, 8, 9, ये किससे संबंधित है? ये हमारे नागरिकता से संबंधित है। और कौन से भाग में है नागरिकता? वो है हमारे भाग 2 में। ठीक है, अब क्या है इसमें? भारतीय संविधान के भाग 1 का संबंध संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से है। संविधान भाग 3 के का संबंध मौलिक अधिकारों से है। इसी प्रकार भारत के संविधान का भाग 4, कौन सा? भाग 4 का संबंध मूल कर्तव्य से है। किससे है? मूल कर्तव्य से। हमें इसमें भाग 1 बता दिया। हमें क्या बता दिया? भाग 1। तो भाग 1 किससे संबंधित है? भाग 1 हमारे संबंध है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से। जो हमारा भारत राज्य है वो एक संघ है। तो भाग 1 किससे संबंधित है? हमारे भारत संघ से और उसके राज्यों से। भाग 2 किससे संबंधित है? तो भाग 2 हमारे किससे संबंधित है? जो उसमें रहने वाले व्यक्ति हैं तो उनकी नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। कौन से नागरिकता के? कौन से नागरिक के? जो हमारे भारत देश में रहते हैं वो नागरिक की नागरिकता से संबंधित है। अब हमारे भाग 3 में किससे संबंधित है? भाग 3 का संबंध जो हमारे मौलिक अधिकारों से है। अब देखो भाई, हमारे भारत देश है, संघ राज्यों का देश है, उसमें कौन रहता है? व्यक्ति, नागरिक रहते हैं। तो उसके भाग 2 में क्या है? नागरिकता की बात कही है। तो भाग 3 में क्या है? तो भाई भाग 2 में नागरिकता, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार गए। ये हमारे जो भारत देश में जो व्यक्ति है, वो जो व्यक्ति रह रहे हैं, मनुष्य जो रह रहे हैं, उनकी क्या क्या अधिकार है, उनके क्या राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी क्या है, उनका बोलने का अधिकार क्या है, उनका घूमने का अधिकार है, किसी राज्य में बसने का अधिकार है। तो ये कौन से भाग में है? भाग 3 में है हमारे। कौन सा है? हमारे भाग 3 में। भाग 4 में क्या है? अब भाग 4 में हमारा मूल कर्तव्य है। क्या है हमारा? भाग 4 में हमारा क्या है? मूल कर्तव्य। तो भाग 4 में क्या है? हमारा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या होगा? मूल कर्तव्य का मतलब कि देखो, मूल कर्तव्य हमारे एक संविधान में ये नहीं है ये थोपे जाएंगे किसी के ऊपर। मूल कर्तव्य हमारे किसी व्यक्ति के ऊपर थोपे नहीं जाएंगे। ये आपको बस एक तरीके से देश प्रेम की भावना दिवानी है। आपके ये कर्तव्य हैं, आपको लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए। ये क्या है? कर्तव्य है। ये आपके इसके कर्तव्य है। आप अपने देश के प्रति देश प्रेम का भाव रखें। ये कर्तव्य है ये आपका। ये किसी भी व्यक्ति को थोपे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये हमारा क्वेश्चन है इस टाइम। ये हमारा क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हमारे हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत कौन है हमारे? ये हमारे प्रेजेंट के हैं, जो हमारे वर्तमान में चल रहे हैं। वर्तमान के जो हैं वो हमारे वर्तमान के हैं। ये वर्तमान के कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है? तो हमारा ये क्वेश्चन पूछा है, जो हमारे भारत के नागरिक हैं वो उनको नागरिकता जो प्रदान करना है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है? तो देखो भाई, आपको मैं बता दूं, जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनको जो है 5 से 11 अनुच्छेद, आर्टिकल जो है हमारे, आर्टिकल हमारे जो है हमारे 5 से 11, तो 5 से 11 के अधीन, 5 से 11 के अधीन है। यह नागरिकता से संबंधित हैं, जो भाग 2 में आते हैं। अब ये पूछा, इसने पूछा क्या भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है? तो हमारे 5 से 11 के अधीन है। और किसके अधीन है? 5 से 11 के अधीन है। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है। मतलब इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है कौन सा ऐसा काम आप कर दो जिससे आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी, भारतीय जो जो आपका सिटीजनशिप है, आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो रद्द हो जाएगी। तो वो क्या कैसे हो जाएगी, देखो कुछ बातें होती हैं। पहली बात तो यही, जैसे आपने किसी देश के दुश्मन देश के साथ आपने कोई भी साथ दिया हो, ठीक है, तो आपकी जो नागरिकता वो रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने बात की, यह संविधान के भाग 2 में आता है, अनुच्छेद 5 से 11 के तहत ये प्रावधान की भारतीय नागरिकता से संबंधित है। इन अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता का परित्याग करने पर नागरिकता द्वारा संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाने पर अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर सरकार द्वारा नागरिकता को रद्द कर सकते हैं। इसमें पूरी बात नहीं लिखी है, लेकिन नागरिकता को रद्द कर सकते हैं। देखो दूसरी बात, हमारी पहली बात तो यही, आपने किसी दुश्मन देश की सहायता करी हो, किसी भी तरीके से आपने हथियार से या वार्तालाप से या अपनी एक सूचना इस देश की सूचना उस देश तक पहुंचाई हो, तो आपकी नागरिकता रद्द। दूसरी, आपने अपनी स्वीकृति के अनुसार अपनी नागरिकता, भारत देश की नागरिकता वो कर दी, अस्वीकार कर दी, छोड़ दी, तो क्या आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। आपने किसी भी देश में जाकर आपने उस देश की सिटीजनशिप ले ली, तो आपका क्या होगा, आपकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारी भारतीय इंडियन सिटीजनशिप जो है, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि पहली बात ये कि आप हमारे इंडिया में, आपके इंडियन पेरेंट्स हैं, आपने इंडिया में जन्म लिया है, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आप एक पेरेंट जो है, आपके पेरेंट्स है, एक इंडियन है, एक फॉरेनर, तब भी आपको एक इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो हम लोग पढ़ते हैं, भारत में एकल नागरिकता प्रावधान है। एकल नागरिकता मतलब आपके पास एक ही देश की नागरिकता होनी चाहिए, या दूसरे देश की होनी मतलब नहीं है, बस सिर्फ आपको भारत देश की ही नागरिकता हो तो आप इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक हैं। ठीक है, दूसरे देश की आपके पास नागरिकता नहीं होनी चाहिए। भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य क्या गया है, जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, 5 से 11 के मध्य आते हैं। भारत की नागरिकता जन्म से, देखो भारत की नागरिकता जन्म से राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे को छोड़कर वंशानुक्रम से है, देशीकरण से है, पंजीकरण से है तथा भूमि विस्तार के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। मतलब आपकी भूमि विस्तार है, पंजीकरण, आपने इंडियन सिटीजन भारत देश की ले ली, आप यहीं पैदा हुए हैं तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी। और आपके पेरेंट्स जो है यहाँ के हो तो आपको मिल जाएगी। लेकिन आपका एक पेरेंट्स में एक इंडिया का हो, एक फॉरेनर का हो, तब भी मिल जाएगी। लेकिन आपके पेरेंट्स जो है बिल्कुल विदेशी हैं, तो आपको एक पूरी तरीके से इंडियन सिटीजन मिलना बड़ा मुश्किल की बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं। मतलब कि गृह मंत्रालय के द्वारा आंकड़े जारी हुए, तो उसमें यह मालूम हुआ कि कौन सा ऐसा देश है जिसने भारतीय नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं। तो हमारे गृह मंत्रालय के वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विभिन्न देशों में पाकिस्तान के लोग 1093 सबसे आगे हैं। कौन है, पाकिस्तान के लोग। तो पाकिस्तान के लोग जो हैं कितने हैं, 1093। ठीक है, अब तथा अन्य देशों के लोग क्रमशः अफगानिस्तान और 316, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 147, श्रीलंका के 53 है। ठीक है, तो हमारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया गृह मंत्रालय के द्वारा सबसे ज्यादा किसने जो नागरिकता लिया है, वो पाकिस्तान ने ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे जो नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए, वही क्वेश्चन लिए थे मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। इससे बाहर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो भाई आईएएस पीसीएस लेवल की कराई जाएगी, बिल्कुल आपको वो पूरे तरीके से कंटेंट दिया जाएगा, तब आप उस चीज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अधिकार क्या है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हम मूल अधिकार की ओर बढ़ते हैं। तो मूल अधिकार में हमारे क्वेश्चन जो है वो इन मूल अधिकार में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं, और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 100% पूछे भी जाते हैं और आने भी होते हैं। इनसे बाहर बड़ा मुश्किल से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है यह, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र के बारे में बताते हुए इस दिशा निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया? तो देखो अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार के रूप में जाना जाता है। इसको अनुच्छेद 32 को, किसको? अनुच्छेद 32 को क्या जाना जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के रूप में। संवैधानिक उपचार हम जो कहते हैं अनुच्छेद 32 में, इससे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष
याचिका दायर करने का अधिकार देता है, न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। इसके तहत 5 प्रकार के आदेश या रिट जारी किए जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें ये क्वेश्चन, इसने ये बात कहा है कि इससे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार, मौलिक अधिकार को लागू करना किसके, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। इसके तहत 5 प्रकार के आदेश या रिट जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण और हमारा जो है परमादेश अधिकार, परीक्षा अधिकार, ये जारी की जाती है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है। तो ये क्या है, हमारे जो हमारी याचिकाएं हैं वो हमारे दी गई, रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान देना, क्योंकि इस क्वेश्चन से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, इसमें क्या है कि कौन सा भाग पूछा है इस भारतीय संविधान का, फिर मौलिक अधिकारों से संबंधित है वो। तो भैया देखो, आपको बता दूं, अभी हमने बात करी थी भाग 1 संघ राज्य, उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मूल अधिकारों का प्रावधान है। तो भाग 3 में क्या है हमारे भाई, भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं। क्या है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अब क्या है मौलिक अधिकार, कितने हैं, तो मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। और कौन कौन से मौलिक अधिकार है वो हम अब देखते हैं भाई। तो हमारा पहला कौन सा है, समता का अधिकार। दूसरा कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अभी ये याद रखो। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। तो पहला जो है हमारा समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार जो है 14 से 18 है। कितने हैं, 14 से 18। तो भाई अब दूसरा जो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद कितने से कितने तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अब हमारा शोषण के अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, आप मान लीजिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपने किसी के आपका शोषण किया, ठीक है, तो क्या उसको जो अधिकार प्राप्त होंगे, उसको जो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका शोषण ना किया जाए, तो वो उस आपको इन अनुच्छेद के अंतर्गत आप उस पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, अनुच्छेद 23 से 24 तक। ठीक है, आप धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आपको कोई से धर्म मानने का अधिकार है। ठीक है, ठीक है, अभी मान लीजिए आप मुस्लिम वर्ग के हैं, तो आप इस देश में आप मुस्लिम धर्म को आप मान सकते हैं, आपको मानना है। आपको कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी। आप जैन धर्म को मानते हैं, जैन धर्म को मानिए, उसके रीति रिवाज मानते हैं, मानिए। बौद्ध धर्म को मानते हैं, मानिए। हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानिए, उसके रीति रिवाज को मानिए। आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। आप उसका प्रचार कर सकते हैं, आप उसका प्रसार कर सकते हैं, आप उसका मतलब आप उससे सभा कर सकते हैं, आप उसका संगीत कर सकते हैं। तो आपको पूर्ण रूप से अधिकार है। कौन सी अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 25 से 28 धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22। ठीक है, अब सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है 29 से 30 तक है। कितने हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, 29 से 30। अब हमारा छठा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अब हमारा ये नोट पॉइंट है, इसमें लिखा है मूल संविधान का मौलिक अधिकार थे, जिसमें 6 अधिकार और संपत्ति का अधिकार शामिल था। पहले कितने थे, 7 थे, इसमें ही गलत लिखा हुआ है। पहले मूल संविधान कितने थे, संविधान का मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, लेकिन अभी उपरोक्त में कितने हैं, 6 हैं प्रेजेंट में। लेकिन इससे पहले कौन सा था, एक संपत्ति का अधिकार शामिल था। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन, कौन से 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद के अनुच्छेद कितने, 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया। इसको कानूनी अधिकार बना दिया, मतलब आप कोई संपत्ति की बात आपके पास आती है तो आप उसका जो वो करेगा, कानून करेगा, आपको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मान के उसको कानूनी अधिकार मान दिया। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से ये आपका अधिकार था जो धर्म को मानना, या आपके कोई भी शोषण आपके साथ हो रहा है, आपको कोई शोषण ना किया जाएगा, आपको समानता दी जाएगी हर एक क्षेत्र में। तो ये संपत्ति का अधिकार क्या बना दिया, हमारे कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण भारत के संविधान का कौन से अनुच्छेद का शीर्षक है? कौन से अनुच्छेद का शीर्षक है? संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब अनुच्छेद 9, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता सुरक्षा से अर्जित कर ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। देखो अभी हमने बात करी थी, आपने किसी भी देश की नागरिकता आपने ले ली, ठीक है, तो क्या होगा? आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? वो है हमारा 9। अब हमारा अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अब जो अनुच्छेद 12 है वो क्या है? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। क्या है? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। देखो अभी हमने बात करी है मौलिक अधिकार हमारे कितने से कितने तक है? 12 से 35 तक है। तो 12 से 35 तक क्या है? हमारे ये अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 12 को अधिकार ऐसे तो नहीं करा, लेकिन अनुच्छेद 12 को राज्य शब्द परिभाषित करता है। कौन? अनुच्छेद 12। क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार 14 से 18 स्टार्ट हुए, जो कि समता का अधिकार से स्टार्ट होते हैं। कैसे? समता का अधिकार आपने पढ़ा होगा 14 से 18 स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 14 से 18। तो ये समता का अधिकार 14 से 18 होते हैं। 12 और 13 कहां गए? तो 12 से ये क्या है हमारा? 12 हमारा राज्य शब्द को परिभाषित करता है। क्या करता है? परिभाषित करता है। अब अनुच्छेद 43 राज्य सभी कामगारों के लिए निर्भय योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। देखो आर्टिकल 43 कौन? 43 अभी आर्टिकल 43 ये कहता है राज्य मतलब स्टेट, राज्य जिस आप राज्य में रहते हैं मतलब वो स्टेट काम करेगा। सभी कामगारों के लिए, जो कामगार हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, कामगारों के लिए निर्भय योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के भीतर लोगों के प्रवास की गारंटी देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के भीतर लोगों के प्रवास की गारंटी देता है? अब देखो भाई, अब जैसे मान लो हम भारतीय लोग हैं, भारत देश में रहते हैं। अब भारतीय संविधान का आप इसने पूछा कौन सा अनुच्छेद? भारत के भीतर मतलब हम जो भारत देश में रह रहे हैं, लोगों की प्रवास की मतलब रहने की गारंटी देता है। अब हमारा क्वेश्चन है प्रवास गारंटी देता, तो अब हम इसे एक एक पॉइंट समझते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19, कौन सा? अनुच्छेद 19 भारत के भीतर लोगों के प्रवास की गारंटी देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार के मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार है, अब इसमें प्रवास की गारंटी मतलब रहने की गारंटी क्या है? मतलब प्रवास का मतलब क्या हो गया? रहने की गारंटी मतलब कि हम बोलने की स्वतंत्रता है, हमको घूमने की स्वतंत्रता है, हमको किसी भी देश में, किसी देश के किसी एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आवागमन की मतलब घूमने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ये क्या हुआ? प्रवास की गारंटी देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19। कौन सा? अनुच्छेद 19। ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, मतलब हम इसे क्लियर करते हैं। इसने बोला है, देखो हमें इसने पूछा प्रवासी गारंटी कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है। कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है। अब आर्टिकल 19 में हमारे क्या है? 6 प्रकार के मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी है। तो कौन कौन सी है भाई? तो भैया 19A में है बोलने की स्वतंत्रता, और 19B में है शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। किसमें है? 19B में। अब 19C क्या है? 19C में हमारा संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आप कहीं क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में संगठन बना सकते हैं। अब 19D में हमारा मतलब कि 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रता दी गई है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? वो आर्टिकल हमारा 19। ठीक है। तो भाई हमारी चौथी यह है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अभी हमने बात करी है इस बारे में। तो हम किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में हम घूम सकते हैं। अब हमारी पांचवी यह है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, मतलब हम अगर देश के किसी भी क्षेत्र में रहना चाहते हैं, वहां पर मकान निवास करना चाहते हैं, तो वो हमारी एक स्वतंत्रता है। प्रवास की गारंटी देता है हमें कौन? आर्टिकल 19। ठीक है। अब हमारा आर्टिकल जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार है, वो जो है हमारा 6, वो है व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। मतलब आप भारत देश में आपको प्रवास की गारंटी दे रहा है, तो एक यह है कि आप व्यापार कर सकते हैं, आप जीविका चला सकते हैं, जीविका चलाने का आप कोई भी कार्य कर सकते हैं।
तो ये हमारा जीविका चलाने है, मतलब कि हम किसी के गुलाम नहीं है, हम अपना व्यापार कर सकते हैं, जीविका चला सकते हैं, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, घूम सकते हैं, संघ बना सकते हैं, शांतिपूर्ण बुनियादी हथियार के हम सम्मेलन कर सकते हैं और बोलने की हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने का निषेध करता है? निषेध मतलब विरोध करता है। तो कौन करता है भाई विरोध? वो हमारा विरोध करता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कौन सा है? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 संविधान, इसमें क्या है, हम बच्चों को खतरनाक कार्यों में हम लगा देते हैं, कहीं भी कार्य में लगा देते हैं, तो भाई खतरनाक कार्यों में लगाया जाता है और उनको उस कार्य के लिए विरोध करता है। कौन सा आर्टिकल करता है? 24 करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है? अनुच्छेद 30 का शीर्षक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में, कौन से? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में वितरण है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक वर्गों के मतलब कि अल्पसंख्यक के मतलब कि जो हमारे अल्पसंख्यक इस देश में कम, जहां उन लोगों की संख्या कम होती है उनको बोलते हैं अल्पसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अब अल्पसंख्यक कौन होता है? अल्पसंख्यक क्या है? तो अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है जिसमें, मतलब जिस किसी देश में जो सबसे ज्यादा संख्या है किसी धर्म के व्यक्तियों की, या जो जिस धर्म की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, या जिस जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, या जिस वर्ग की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उससे कम हो, जिसकी कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे जैन धर्म की हुई, बौद्ध धर्म की हुई, मुस्लिम धर्म की हुई, ये क्या है? अल्पसंख्यक है। मतलब कि देश की कुल आबादी से आधे से कम संख्या को हम क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। तो दोस्तों हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉरी आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे, मतलब संरक्षण के बारे में विवरण है अनुच्छेद 30 का। अनुच्छेद 30 का शीर्षक अल्पसंख्यक को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का और उनके प्रशासन करने का अधिकार। तो भाई देखो आर्टिकल 29 क्या बताता है भाई? आर्टिकल 29 हमारा अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण है, और आर्टिकल और 30 हमारे क्या है? अल्पसंख्यक के शीर्ष मतलब कि अल्पसंख्यक को शैक्षिक संस्थान खोलने की, स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त करता है। कौन? आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 इनके संरक्षण की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो दोस्तों मैंने आपको अभी ये पढ़ाया था कि जो हमारी प्रवास की गारंटी देता है, कौन सा अनुच्छेद देता है? 19 देता है। वो क्या 19, जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता दे रहा है। तो स्वतंत्रता दे रहा है तो अनुच्छेद 19 के भी कई खंड है, तो उसमें ही हमारा भाषण, मतलब कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो अब कौन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया था 19(1) मतलब 19(a) जो है हमारे बोलने की स्वतंत्रता देता है। तो ये क्या है? हमारी भाषण और अभिव्यक्ति, मतलब बोलने की और अपनी बात कहने की और अपनी बात रखने की और सुनने की, जो है अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता देता है। अब अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कौन देता है? हमारा अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अंतःकरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूडीएचआर मतलब मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, मतलब कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? मतलब किसी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न, मतलब कोई घटना हुई, उस घटना के कारण या उस घटना से पीड़ित होने के बाद शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। इसमें यह है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 14 में उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देश में शरण लेने का प्रावधान बताया गया है। मतलब किसी व्यक्ति के साथ कोई भी उत्पीड़न होती है तो वो किसी दूसरे देश में जाकर शरण ले सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? अभी हमने आपको पढ़ाया था भाग, मतलब कि जो हमारा मौलिक अधिकार है कौन सी भाग से संबंधित है? भाग 3 से। भाग 3 में कितने अनुच्छेद से कितना तक है? वो हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार है। तो हमारे अनुच्छेद 14 से 18 का अधिकार क्या है?
समता का अधिकार है। इसे पूछा भी क्या था हमारा 14 से 18 निम्नलिखित में किसके अधिकार है, तो हमारे समता के अधिकार हैं, अधिकार से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण उल्लिखित है। संविधान के भाग 3 को भारत के संविधान का मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो भाई आपको क्वेश्चन ही पूछा जाएगा भारत के संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो भाग 3 को। कौन से भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है, ये उसकी संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा वो भैया मौलिक अधिकारों को कौन से देश से लिया गया है, तो भाई अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कौन से देश से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया और ये क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को वर्णन करता है। चलो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में, अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, क्षेत्राधिकार क्या है। तो देखो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौलिक लेकिन अनन्य नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय संविधान के दायरे में रहकर ही कोई निर्णय देता है। किसके, भाई अगर जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, तो जो उच्चतम न्यायालय है तो कोई न्याय करेगा तो किसके दायरे में रहकर करेगा, संविधान के। किसके, संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा, झुकना तो इसके आगे आपको हो गई। ठीक है, तो संविधान के दायरे में रहकर ही इसका निर्णय देता है, उससे बाहर नहीं कर सकता। अनुच्छेद 32 नागरिकों के मूल अधिकारों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति इसके मूल अधिकार पर कोई अतिक्रमण किया गया है उपचार के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। देखो भाई, अगर भाई कोई भी व्यक्ति है उसके साथ किसी प्रकार का गलत हुआ, भेदभाव हुआ, शोषण हुआ, उसकी स्वतंत्रता छीनी गई, तो भाई उसको क्या है, अब क्या अनुच्छेद 32 नागरिक के मूल अधिकारों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति इसके मूल अधिकार पर अतिक्रमण किया गया है तो उसके उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 क्या बताता है, अनुच्छेद 32 क्या आता है, संवैधानिक उपचार क्या बताता है, संवैधानिक उपचार बताता है, और संवैधानिक उपचार के लिए कहा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय को जा सकता है। नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है, तो नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भाई अगर कोई भी बच्चा किसी जगह काम कर रहा है, कहीं कारखाने में रोजगार या कार्य कर रहा है, तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24, कौन सा अनुच्छेद 24, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को, कौन से 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम का ना हो, 14 वर्ष से लगा लेकिन उस 14 वर्ष से प्लस में होना चाहिए। 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों कारखाने आदि में नियोजन से प्रतिषेध करता है, प्रतिषेध मतलब विरोध करता है, नियोजन मतलब कि कार्य करवाने से, कारखाने में कार्य करवाने से प्रतिषेध करता है, विरोध करता है, परंतु अभिनय के क्षेत्र में बाल कलाकार के रूप में और घर के कार्य के लिए इसमें छूट प्रदान की गई है। मतलब अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय मतलब कि जो बच्चे एक्टिंग करते हैं, एक्टर होते हैं, छोटे छोटे बाल कलाकार का रोल करते हैं, तो उसके 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 लिए एक छूट दी गई है। जो घर का काम है पेरेंट्स लोग करवा देते हैं, जैसे पोंछा लगाना, घर का कोई भी काम है, तो इसके इसके कार्य में भी छूट दी गई है। ठीक है, क्या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार मतलब बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। बेगार, ये शब्द है बेगार, मतलब होता है बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी कौन लगाता है, कौन सा अनुच्छेद लगाता है, तो अनुच्छेद हमारा लगाता है 23। कौन सा है, 23। अनुच्छेद 23 भारत मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार की जो भी अन्य बालक श्रम पर रोक लगाता है। इसी प्रकार की मतलब बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, कौन लगाता है, आर्टिकल 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नया क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करता है। हमने अभी पढ़े नहीं थे, तो हमारे जो मौलिक अधिकार थे उसमें हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार है, अब वो संपत्ति का अधिकार को हमें क्या कर दिया था, कानूनी अधिकार बना दिया था, और उस कानूनी अधिकार को कौन सा अनुच्छेद में रख दिया था, अनुच्छेद 300 ए में। तो ठीक है, तो जिसमें संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अब देखो इसमें बोला है संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति की जमीन है और उस पर उसका मन चाही, सरकार उसके मन चाही मन मर्जी उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं कर सकती जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी, ठीक है, और तो उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। वो तभी तो उसको क्या कर दिया, उस संपत्ति का एक कानूनी, उसको क्या कर दिया था, कानूनी अधिकार बना दिया था, ठीक है, कानूनी हक है उसका। तो अब जैसे मान लो कोई भी उस बिल अब उस कोई अब कहीं किसी जगह पर एक बाईपास मतलब हाईवे जा रहा है, तो उसका बिल बनाया जाएगा, और उसका बिल पास करने के लिए क्या होगा, अब मान लो एक सदन लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा नहीं कर रही है, तो क्या करेगा, राष्ट्रपति अब दोनों संयुक्त बैठक बुला लेगा उस बिल को पास करवाने के लिए, संयुक्त बैठक बना लेगा। अब जो संयुक्त बैठक है, वो संयुक्त बैठक आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल हमारा 108, आर्टिकल 108। अब हमने बात कर ली, अब वो बिल पास होगा, और जो बिल पास होगा तो जो एक कानून बना लिया गया, अब कानून बना लिया गया, जो उसकी संपत्ति थी किसी व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति की संपत्ति उसकी मर्जी के बिना नहीं ली जा सकती, और उसकी मर्जी ली जाएगी, फिर उस संपत्ति से उसका अधिकार सरकार के पास जाएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 265 में प्रावधान किया गया कि विधि के प्राधिकार के बिना करो या अधिरोपण नहीं किया जा सकता। करो या अधिरोपण का मतलब कि करो का अधिरोपण मतलब कि यह हो गया, आपने कोई कानून बनाया और वो किसी एक क्षेत्र में आपने उस पर कर लगा दिए, तो आप उस पर क्या है कि आप करो को अधिरोपण नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप जबरन किसी का अधिरोपण नहीं कर सकते, टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है। तो वो कौन सा आर्टिकल बताता है हमारा 265, कौन सा 265 प्रावधान किया गया था ये कि विधि के प्राधिकार के बिना अधिरोपण नहीं किया जा सकता, करो का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो, अब तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा करने किसी भी स्थिति में कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के अनुसार जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो, तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावासी किसी भी स्थिति में एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं रहेगा, नहीं होगा, 14 दिन से अधिक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम। जो भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किससे ली गई है? तो भारतीय संविधान की वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान के संविधान से ली गई है। किससे ली गई है? जापान के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अधिनियम 2009 शिक्षा को कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की आयु के बीच के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है? कि भाई इसमें पूछा कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की आयु के बीच के हर बच्चों का मौलिक अधिकार यह है, तो उसको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, उसको अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और मुफ्त दी जाएगी। और कौन सा अधिनियम? 2009, अधिनियम 2009 के तहत। तो भाई 2000, अब देखो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच हर बच्चों का मौलिक अधिकार बनता है। अनुच्छेद 21 के बोलो, अनुच्छेद 21 के राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? स्टेट। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल हमारा 21 ए, आर्टिकल 21 ए, ठीक है। अब 86वां संविधान संशोधन जब ये हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में
कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया? अभी हमने लास्ट ही क्वेश्चनों में पढ़ा था अनुच्छेद 19 के बारे में। बहुत सारी बातें भी पढ़ी थी हमने कि अनुच्छेद 19 हमें क्या कहता है, प्रवास की गारंटी देता है और हमें क्या होता है, स्वतंत्रता देता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार किस किस में देता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसमें हम स्वतंत्रताओं के बारे में वही बातें हमने पढ़ी हैं। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों के लिए 6 बुनियादी स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई जो व्यक्तियों के नैसर्गिक अधिकार माने जाते हैं, जैसे कि बाक वॉक करता है, बाक मतलब बोलने और अभिव्यक्ति अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देता है। शांतिपूर्वक और निर्युद्ध, निरायुद्ध नहीं, निर्युद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है और संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। राज्य के किसी क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरक्षण मतलब बिना रोक टोक आने जाने की स्वतंत्रता देता है। तो भैया चौथा हो गया ये तीसरा होगा संघ बनाने की। अब पांचवा है हमारा, भारत की राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता देता है। और छठा हमारा, कोई व्यक्ति उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को निश्चित कर अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया, मतलब कानून अधिकार बना दिया, कानून अधिकार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।